हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कई डॉक्टर्स जो फेक क्लेम्स करते हैं उनका क्या रोल है और क्यों इन चीज़ों से हमको बच के चलना चाहिए, क्यों ये चीज़ें ट्रस्टवर्दी नहीं होती हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों लोग पड़ जाते हैं। कार्डियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आए दिन लोग हमको क्लेम बताते हैं कि ये डॉक्टर ने ऐसा क्लेम किया, ये पैथी आप करोगे तो इससे ब्लॉकेज खुल जाएगा, ये आप करोगे तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आप करोगे तो इसमें 1 महीने का कोर्स है, इससे डायबिटीज़ पूरी ठीक हो जाएगी, ये फल सब्जियां लोगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। जो इस तरह की बकवास करते हैं, जो लोग ये फेक क्लेम्स लोगों को किस तरह से नुकसान करते हैं और किस तरह से इनके चक्करों में फंस के हमारी अनएजुकेटेड जनता या जो लोग को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों की समझ नहीं है, जिनको साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इन सब के चक्करों में फंस जाते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं और उसकी वजह से कई लोग की जानें भी जाती हैं। इन सब कुछ चीज़ों को समझना जानना ज़रूरी है। ये सारे क्लेम्स बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे दिखते हैं। इनफैक्ट कई तो यूट्यूब के प्रॉपर चैनल्स भी हैं जिनमें कि इस तरह की बातें लोग करते हैं और बाद में पढ़ के सुन के लगता है यार इस तरह की बातें कोई कैसे कर सकता है। तो इन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, जानना समझना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग कई तरह के क्लेम्स करते हैं। सबसे कॉमन क्लेम है जो काफ़ी लोग करते हैं, ये पाउडर खाइए 1 महीने में ब्लॉकेज खुल जाएगा, दालचीनी का पाउडर लीजिए 1 महीने में ब्लॉकेज खुल जाएगा, ये एक चीज़ करिए 1 ब्लॉकेज खुल जाएगा, लौकी का जूस पीजिए 1 महीने में ब्लॉकेज खुल जाएगा या 4 महीने में ब्लॉकेज खुल जाएगा, फिर कभी कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। ज़्यादातर इन सब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपको कोई भी साइंटिफिक डेटा या कुछ भी ट्रायल डेटा या इसके साथ कोई भी रिसर्च नहीं देते, ये आपको खाली बकवास देते हैं। और आप इनको जब ट्राई करते हैं या आप उसको जब यूज़ करते हैं तो आप इस विश्वास के साथ करते हैं कि ये चीज़ें असर करती है क्योंकि इस डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि इस डॉक्टर ने कुछ क्लेम किया है। लोगों को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता कि ये उसी तरह से फेक क्लेम्स है जिस तरह से आए दिन लोग जैसे फ़ोन पर स्कैम करते हैं या लोग हमें चीट करने के लिए कॉल्स करते हैं, ये लगभग वैसा ही है कि वो लोग भी कुछ बन के कुछ पोर्ट्रे करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। कुछ लोग अपने वीडियोस की पॉपुलैरिटी के माध्यम से, कुछ लोग कोई स्कीम या थेरेपी को प्रमोट करके, कुछ लोग ECP या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करके ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का ही धंधा करते हैं। ज़्यादातर इस तरह की कोई थेरेपी का कोई एविडेंस नहीं है। लोग कहते हैं, जी इस तरह की बातों को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ या मैं इन्हें गलत कहता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप खाली एलोपैथी को प्रमोट करते हो या आप क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हो तो आप खाली एंजियोप्लास्टी को प्रमोट करते हो या बाईपास को प्रमोट करते हो। पर एक्चुअल रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि बाकी सारी थेरेपीज ही पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से इसमें कुछ होता ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इसमें जब भी लोग चक्करों में पड़ते हैं तो वो चीट ही होते हैं। कई पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आए हैं, देखिए मैं हर डॉक्टर का हर एक पेशेंट का एंजियोग्राफिक डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कई पेशेंट मेरे पास आए जिन्होंने सालों लौकी का जूस पिया और दवा बंद करके सब बैठे थे। कुछ पेशेंट्स का जब भी बाद में चेक एंजियो हुआ, आज तक एक भी पेशेंट में 1% भी ब्लॉकेज कम मिला हो, ऐसा कभी नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने अपने हर सारे वीडियोज़ में बोला है कि ये सारे जो चीज़ें ये ब्लॉकेजेस को कम नहीं कर सकती। इनफैक्ट बीइंग एन एलोपैथिशियन भी मैं ऐसी कोई दवा का क्लेम नहीं करता हूँ कि जो एलोपैथी की इवन जो सबसे बेस्ट मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल के लिए दी जाती है, स्टैटिन्स, वो भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकती कि आपका ब्लॉकेज 10% भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एक बार नली में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन क्या करेगी, नए कोलेस्ट्रॉल का बनना कम करेगी। पर ऑलरेडी जो कोलेस्ट्रॉल बन गया, जो वहाँ पे LDL लेवल्स को अगर हमने कम कर भी दिया तो भी जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया वो वहाँ से कैसे आएगा। इवन हाई लेवल्स ऑफ HDL भी जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड हो गया कोलेस्ट्रॉल, उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि नलियों में इतनी बुरी तरह से जम जाता है कि हटता नहीं है। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि हज़ारों लोगों की हमने एंजियोग्राफी देखी है, पुराने CDs कंपेयर किए हैं। पुरानी CD और नई CD को आप कंपेयर करिए, हार्डली किसी भी पेशेंट में आपको ऐसा मिलेगा कि कोई ब्लॉकेज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज मिला है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो एडवांस मीटियोर, सैटर्न, ये सारी जो आईवस बेस्ड या इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड बेस्ड स्टडीज़ भी हैं, जहाँ कंपनी वाले चाहते थे ये प्रमोट करना कि स्टैटिन से ब्लॉकेज कम हो जाता है, वहाँ पे भी उनको कोई सिग्निफिकेंट डेटा नहीं मिला। फाइनली उनको ये बोलना पड़ा कि हाँ ब्लॉकेज 1-2% थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा प्लाक स्टेबलाइजेशन हो जाता है, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एलोपैथी में और इनफैक्ट कोई भी पैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो इनफैक्ट इतने अच्छे कोई रिजल्ट्स दे सके। लौकी के जूस का या
दालचीनी का या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को लोग प्रमोट करते हैं, ये काढ़ा पीजिए, ये जूस पीजिए। ज़्यादातर आप इनको बोलिए कि आप 1000 पेशेंट लीजिए, आप प्रूव करके बताइए कि ये आप थेरेपी जो दे रहे हो वो सक्सेसफुल है। 1000 पेशेंट लीजिए, उनका एक्चुअल एंजियोग्राफिक डेटा आप डॉक्यूमेंट करिए कि इतना % इनको ब्लॉकेज था इस डेट को, एंजियोग्राफिक एविडेंस। और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, वैसा बिल्कुल नहीं। आप एंजियोग्राफिक डेटा 4 डॉक्टर को दिखा के एक टैबुलेट कीजिए कि ये पेशेंट है, इनके इतना इतना % ब्लॉकेज था, 1 साल तक हमने लौकी का जूस दिया, या 1 साल तक दालचीनी पाउडर दिया, 1 साल तक अदरक दिया, लहसुन दिया, जो भी आपको थेरेपी करनी है, ECP किया। 1 साल के बाद हमने वापस चेक एंजियो किया और इतने % का ब्लॉकेज रिडक्शन देखा गया। और ये बाद का भी जो एंजियोग्राफिक डेटा है वो भी जो रिसर्च कर रहा है वो एनालाइज नहीं करे, कोई और डॉक्टर एनालाइज करे, उसके बाद अगर आपको वो डेटा जस्टिफाइड मिलता है। और वो एक ऐसा नहीं कि सिर्फ 1000 पेशेंट में, कई बार हर साइंटिस्ट जो वो उसको ट्राई करे। देखिए, एक थेरेपी एक बंदा प्रमोट कर रहा है, वो अपने डेटा को थोड़ा फैब्रिकेट करके, घुमा फिरा करके, स्टैटिस्टिक्स का घाला मेली करके ये दिखा सकता है कि हाँ ये डेटा पॉजिटिव है और ये दवा से एक्चुअल में फ़ायदा हुआ। जब दूसरा साइंटिस्ट भी उस डॉक्टर की दवा को यूज़ करे तो भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए, तब जाके उस डेटा की वैल्यू है। आज की डेट में साइंस में हम उसी डेटा को वैलिड मानते हैं जो पबमेड में पब्लिश्ड है, जिसमें एक आर्टिकल नहीं 50 आर्टिकल है। कुछ लोग मुझे ऐसी बातें भी करते हैं कि ये आर्टिकल पबमेड में पब्लिश्ड है, एक आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की वैल्यू नहीं, हज़ारों आर्टिकल्स होने चाहिए जिसमें हर साइंटिस्ट ने उस दवा को टेस्ट करके देखा हो और पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो, तब उस चीज़ की वैल्यू है। फेक क्लेम करने वाले लोग किस तरह का डेटा आपको देते हैं? मैंने अपने 1000 पेशेंट को दिया, सबका ठीक हो गया, या मेरे 50 पेशेंट हैं वो ठीक हो गए। कुछ लोग ऐसी बात करते हैं, मैंने ये खाया उससे मुझे अच्छा लग रहा है तो ये मतलब है कि मेरा ब्लॉकेज खुल गया है। अर्जुन छाल के बारे में काफ़ी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मेरे को ख़राब लगता था, मेरे को डिप्रेशन होता था। कुछ लोग तो मुझे ऐसी ही बात कर रहे हैं, मुझे डिप्रेशन होता था, मैं अर्जुन छाल का, मुझे अच्छा लगता है, इसका मतलब मैं सब ठीक हो गया। तो सब अर्जुन छाल एक्चुअल बॉडी में जाके क्या करती है आपको वो समझना पड़ेगा, फिर आप बात कर सकते हो कि अर्जुन छाल से एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। जब उसका काम हार्ट के Na ATPase पंप पर है, वो हार्ट में कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, उसका जो भी रोल डॉक्यूमेंटेड है वो हार्ट फेलियर में है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि ब्रेन का किसी को डिप्रेशन था वो ठीक हो गया? आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि अगर किसी को कोई अच्छा नहीं लगता था या मन खराब रहता था वो ठीक हो गया, तो वो अर्जुन छाल से हुआ? वो प्लेसिबो इफेक्ट है। कि कोई भी जो प्लेसिबो इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है कि कोई व्यक्ति को दवा के बदले अगर कोई चीज़ दी जाए तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है जिससे आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि शायद ये दवा की वजह से हुआ क्योंकि मुझे दवा मिल रही है, तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों से भी जो अच्छा लगता है वो सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा। अगर आपको कोई चीज़ पर ट्रस्ट करना है तो आप उस चीज़ के लिए पहले साइंटिफिक डेटा मांगिए कि इसका डेटा क्या है, आपने कितने पेशेंट्स पर स्टडी किया इसको और उसमें कितना डेटा मिला और कितने डॉक्टर्स ने इस बात को रिकन्फर्म किया कि आपका डेटा सही है। जिसमें आपने 1000 पेशेंट को लौकी जूस पिलाया और आपको ब्लॉकेज खुला हुआ मिला, तो हज़ारों और बाकी साइंटिस्ट भी उसको कंफर्म करना चाहिए कि हाँ उन्होंने भी ये जूस पिलाया और पेशेंट को ठीक हो गया, या कोई काढ़ा पिलाया, या कोई ये तेल, कई तेलों के लिए भी ऐसा भी है कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी का तेल लेने से ब्लॉकेज खुल जाता है या ब्लॉकेज अच्छा हो जाता है, कि पेशेंट को कोई कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता या कोई तकलीफ नहीं होती। तो आप उसका स्टडी करके दिखाइए कि 10,000 पेशेंट को हमने ये ब्रांड का तेल पिलाया, मतलब वो खाने में, कुकिंग में सब उन्होंने यूज़ किया, और 10,000 पेशेंट ने दूसरी कंपनी का कुछ दूसरा तेल यूज़ किया। दोनों में कितने हार्ट अटैक आए, कितने ब्लॉकेज आए, उनको 4 से 5 साल तक स्टडी करिए, फिर आप बात करिए कि आपको कितना सक्सेस मिला, कितना नहीं मिला। उसके बिना आप कुछ भी अगर क्लेम कर रहे हो तो वो फेक क्लेम है। ECP का भी ऐसा है। ECP का 1990 मतलब ये ACCHA की जो गाइडलाइंस है उसमें सिर्फ ये रोल जो डिफाइंड है कि ECP अगर किसी व्यक्ति को एंजियोप्लास्टी या बाईपास इंडिकेटेड नहीं है, वो नहीं कर सकते फॉर टेक्निकल रीजंस, तो दर्द कम करने के लिए ECP को US FDA अप्रूव्ड है। इंडिया में जो सारे लोग ECP यूज़ कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली फ्रॉड है। वो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी के बदले उसको यूज़ कर रहे हैं, जबकि कहीं पे भी वो एंजियोप्लास्टी के बदले रिकमेंडेड नहीं है। वो सिर्फ इसी तरह से रिकमेंडेड है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकता, नली नहीं खुल सकती, तो थोड़ा पेन रिलीफ मिलता है। ज़्यादातर उसके बारे में जो भी डेटा है वो बहुत छोटी स्टडीज़ है जिसमें कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि कोलैटरल्स को आप डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई भी साइंटिफिक ऐसे टेस्ट नहीं है कि जिससे
ब्लॉकेज एंजियोप्लास्टी में जो खुल रहा है वो तो साइंटिफिक टेस्ट है कि भाई एंजियोप्लास्टी में आपने ब्लॉकेज खुला या बाईपास खुला, बाईपास चल रहा है कि नहीं चल रहा, नली में फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, परफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस्कीमिया रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ, वो आप टेस्ट में डॉक्यूमेंट कर सकते हो। कोलैटरल्स छोटे छोटे करोड़ों ब्रांचेस होते हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। आप खाली उसका सिम्टोमेटिक पेशेंट को बेनिफिट मिला या नहीं वो देख सकते हैं। ज़्यादातर डेटा यही बोलता है कि 2-3 महीने का पेन रिलीफ पेशेंट को मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। और उसको बहुत जो इतनी करोड़ों जो कोलैटरल्स अगर होती भी है, वो रिक्रूट होती भी हैं, तो भी उससे लॉन्ग टर्म कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि उनका परफ्यूजन ही बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या प्रमोट करते हैं कि ब्लॉकेज से भले नली बंद हो जाए, कोलैटरल से काम चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोलैटरल्स में ब्लड हवा से तो आता नहीं है, उन्हीं नली में से आएगा जिसमें ऑलरेडी ब्लॉकेज है। जब नली में ही ब्लॉकेज है तो कोलैटरल में कहाँ से ब्लड आएगा? ये लॉजिक कोई भी लगाने की कोशिश नहीं करता। सब बोलते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर ने बोला है इसलिए ये सही है, हजारों डॉक्टर ने यूट्यूब पे बोल दिया ये ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उनका बिजनेस है, वो बिजनेस कर रहे हैं आपको चीट करने का, वो बिजनेस कर रहे हैं आपके साथ फ्रॉड करने का, कि आपको बेवकूफ़ बनाने का, कि जिसमें वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा है। उनको बोलिए 1000 पेशेंट लेके दिखाइए और उन पेशेंट का सर्वाइवल चेक करिए कि कितने लोगों को बाद में एंजियोप्लास्टी नहीं लगी, कितने लोगों को बाद में एंजियोप्लास्टी लगी, कितने लोगों का सर्वाइवल बढ़ा, कितने लोग का सर्वाइवल नहीं बढ़ा, कितने लोग कंप्लीटली पेन फ्री हुए, कितने लोग नहीं हुए, कितने लोग को एंटी एंजाइनल मेडिसिन बंद हुई, कितने को नहीं हुई। कई ऐसे क्लेम्स करने वाले ईसीपी के मैंने कई लोग के प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं, 6 एंटी एंजाइनल पेशेंट को दे के रखते हैं। तो ऑब्वियसली पेन किलर आप पेशेंट को दे रहे हो तो पेन कहाँ से होगा? फुल डोज, अल्ट्रा हाई डोज पे भी पेन किलर्स चलाते रहते हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हो। तो अगर आपका थेरेपी में एक्चुअल दम है और एक्चुअली में या तो वो ब्लॉकेज खोले, ब्लॉकेज वो खोल नहीं रहा, पेन रिलीफ करने के लिए आप पेन किलर्स दे रहे हो पेशेंट को, तो एक्चुअल में आपकी थेरेपी का कैसे बेनिफिट है वो लोगों को कैसे पता चले? या तो आप कोई बड़े डेटा करके दिखाइए, हज़ारों ट्रायल्स करके दिखाइए, जिसको अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी या यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी या जापानीज कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ये लोग माने कि हाँ एक्चुअल में ये डेटा है जो वैलिड है, जिसमें दम है, जिसने प्रूव करके दिखाया अपने आप को, तो हम मानेंगे कि हाँ इसमें डेटा में दम है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास को अगर मैं प्रमोट करता हूँ तो वो इसलिए नहीं है, या मैं उसको फेवर करता हूँ तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। उसमें आप खुद जाके उसका डेटा देख लीजिए। अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हो तो आप जाके उसका डेटा देख लीजिए। पबमेड में टाइप करिए एंजियोप्लास्टी इन हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी इन ब्लॉकेजेस, एंजियोप्लास्टी इन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, एंजियोप्लास्टी इन अनस्टेबल एंजाइना, बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ अलग अलग कंट्री के अलग अलग साइंटिस्टों ने स्टेंट्स पर रिसर्च की है, एंजियोप्लास्टी पर रिसर्च की है, बलून्स पर रिसर्च की है, उसकी टेक्निक्स पर रिसर्च की है, कितना रीब्लॉकेज होता है उस पर रिसर्च की है, कितना पेशेंट्स को वापस एंजियोप्लास्टी लगती है, कितनों को बाईपास लगता है, कितनों का पेन कम हुआ, ये सारे बड़ी बड़ी स्टडीज़ पर डॉक्यूमेंटेड है और हर जगह डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा एक कंट्री के एक डॉक्टर ने बोल दिया वैसा नहीं है, हज़ारों कंट्री के हज़ारों डॉक्टरों ने वो उस तरह की बातें करी है, तब जाके वो साइंटिफिक गाइडलाइंस में आया है कि हाँ ये चीज़ सबने प्रूफ किया है कि फ़ायदा करती है, तो बोला जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ में फैलेसीज नहीं होती, कि एंजियोप्लास्टी ऐसा है जो सबको बेनिफिट ही करेगा, या एंजियोप्लास्टी के दौरान कभी किसी की जान नहीं जा सकती, कि बाईपास के दौरान हर पेशेंट सक्सेसफुली होता है। ऐसा नहीं है, 2-4% फेलियर रेट होता है। एंजियोप्लास्टी में भी 5% फेलियर रेट है, बाईपास में भी है थोड़ा बहुत फेलियर रेट। लेकिन इस सब चीज़ों से ये प्रूफ नहीं होता कि एंजियोप्लास्टी फेल है या बाईपास फेल है और उसके बदले ईसीपी करने बेनिफिट है, क्योंकि वो 2-4% लोगों में फेल हो गई। जो थेरेपी का 2-4% सक्सेस रेशियो भी नहीं है, आप उसके लिए जाना चाहते हैं एज कंपेयर टू जो थेरेपी का 2-4% फेलियर रेट है। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह का आप लॉजिक फॉलो करोगे तो फिर कोई साइंस का मतलब ही नहीं है। इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जिनको साइंस का मतलब भी नहीं समझ में आता है कि साइंस होता क्या है, साइंस किस तरह से चलता है, एक्चुअल ड्रग का इफेक्ट क्या होता है, प्लेसिबो का इफेक्ट क्या होता है। और हर चीज़ में फैलेसीज होती है, हर चीज़ में मिस्टेक्स हो सकती है, हर चीज़ में अनसक्सेसफुल हर थेरेपी के होने का 5-10% चांसेस रहता है। दुनिया में कोई भी ऐसी थेरेपी कोई भी डॉक्टर क्लेम नहीं करता कि वो 100% सक्सेसफुल होगी। मैं आज तक एंजियोप्लास्टी जब भी पेशेंट को किया, उससे पहले मैं पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के दौरान और उसके बाद भी रिस्क हो सकता है, स्टेंट क्लॉट हो सकता है, स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है, हर पेशेंट को समझा के उसके बाद ही करता हूँ, उसकी पहले नहीं करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट घबरा के चले भी जाते हैं, प्लास्टी नहीं करवाते डर के मारे, लेकिन फिर भी बिना समझाए हम नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि ये 100% सक्सेसफुल चीज़ें नहीं है। अगर 2-4% जिनमें अगर प्रॉब्लम होनी है, मैंने नहीं समझाया, तो वो पेशेंट बाद में आपको वो करते हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं था बीमारी इसमें थेरेपी में कोई रिस्क भी है या इसमें फेलियर होने का भी चांस है। तो कोई भी थेरेपी आप अगर प्रमोट कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं तो आप ये दिखाइए कि कितना
लोगों में आपने वो थेरेपी करी और कितने लोगों में थेरेपी से एक्चुअल फ़ायदा हुआ, और वो एक्चुअल फ़ायदा आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, वो एक्चुअल फ़ायदा कोई दूसरे डॉक्टर से आप रिसर्च कराइए कि वो चेक करेगा, जिसको आपने बताया नहीं कि कितने लोग को थेरेपी मिली और कितने लोग को प्लेसेबो मिला, जिसे डबल ब्लाइंड ट्रायल बोलते हैं। डबल ब्लाइंड ट्रायल में क्या होता है कि जो एनालाइज कर रहा है उसको पता नहीं होता कि किस पेशेंट को दवा मिली और किस पेशेंट को प्लेसेबो मिला, या किस पेशेंट को दवा ए मिली, कितने पेशेंट को दवा बी मिली, फिर वो कंपेयर करता है कि किस में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर डॉक्टर को पता है कि किसको दवा ए मिली और किसको दवा बी मिली, तो वो हमेशा अगर दवा ए को फेवर कर रहा है तो सारे पेशेंट में ये दिखाएगा कि ए में ही अच्छे रिजल्ट है, बी में अच्छे रिजल्ट नहीं है। तो आप किसी थर्ड पर्सन से, जिसको कुछ भी नहीं पता कि कौन डॉक्टर ने रिसर्च की, जिसको कुछ नहीं पता कि कौन से मेडिसिन किस पेशेंट को मिली, उसके बाद ब्लाइंड करके उसको ट्रायल किया जाता है, तब जाके उस ट्रायल की वैल्यू होती है। तो फेक क्लेम्स के बारे में मेरा कहना यह है कि फेक क्लेम्स के चक्करों में मत पड़िए। फेक क्लेम्स में आप खुद ही परेशान हो जाओगे। इस तरह के ज़्यादातर ब्लॉकेजेस से रिलेटेड या इस तरह के ज़्यादातर जो क्लेम्स करते हैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। आप खुद अगर एजुकेटेड है तो खुद जाके उस बारे में देखिए कि ये किस लिए, कितना डेटा अवेलेबल है, कितना उसके बारे में ट्रायल डेटा अवेलेबल है जिसको प्रूव करता है। लोग इस तरह की बातें करते हैं और हर चीज़ों को, अगर कोई भी हम प्लांट के बारे में या कोई भी जूस के बारे में या कुछ भी लौकी के बारे में या इस तरह की बात बोलते हैं तो लोग उसको कल्चर के साथ एसोसिएट करते हैं कि हमारी सभ्यता में ऐसा लिखा है। सभ्यता और साइंस में फ़र्क है, कल्चर और साइंस में फ़र्क है। सभ्यता और कल्चर जो है वो इमोशंस लेवल पे चलता है, साइंस जो है फैक्ट्स पे चलता है कि आप रिजल्ट दिखाओ उसके बाद बात करो, आप बकवास मत करो, आप रिजल्ट दिखाओ उसके बाद बोलो कि मेरी दवा काम करती है। आप ये मत बोलो कि ये 5000 साल पहले ऋग्वेद में लिखा था इसलिए ये इफेक्टिव है, क्योंकि ऋग्वेद में लिखा था, हमारी सभ्यता में ऐसा लिखा है। सभ्यता कल्चर पे इमोशंस पे चलती है, उसमें लॉजिक नहीं होता। जहाँ इमोशंस की बात होती है वहाँ लॉजिक नहीं होता, वहाँ साइंस नहीं होता, फैक्ट्स नहीं होता, वहाँ सिर्फ इमोशंस होते हैं। और जहाँ साइंस होता है वहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ फैक्ट्स की ही बात होती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि रियल क्लेम्स और फेक क्लेम्स के बीच में क्या फ़र्क है और इसको जानना समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के फेक क्लेम्स की वजह से आज बेवकूफ़ बनते हैं और परेशान होते हैं, और बाद में जब एक्चुअल बीमारी बढ़ जाती है तब वो बहुत बुरी स्टेज में डॉक्टर्स के पास आते हैं और तब उनकी जान बचाना भी हमको मुश्किल पड़ता है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा, और इसमें हमने बहुत नई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको नहीं दी, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया, कुछ फेक क्लेम्स और काफ़ी कॉमनली जो चीज़ें होती है उस बारे में बताया। यदि आपको ये टॉपिक यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर जरूर करेंगे। थैंक यू।